हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार आप सभी लोगों का विजन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होंगी। आज हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। ये टॉपिक है आपका करंट अफेयर का। देखो, जैसा आप जानते हो, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का 17 वाला एग्जाम आने वाले समय में होगा ही होगा। तो उसके लिए कुछ मैंने करंट अफेयर लिखा है, जरा ध्यान सुनते चलते हैं। पहला जो है ये वुमेन रिजर्वेशन की बात कर रहा है। अभी हाल ही में आपने पढ़ा था जैसे कि वुमेन का रिजर्वेशन 33% कर दिया गया पार्लियामेंट में। तो याद रखना, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन है वो यूके का, यूनाइटेड किंगडम का 40% वुमेन है। वहाँ पर पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ द कॉमन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे मैंने एक डाटा लिख रखा है कि 2004 में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन 5 से 10% था और अभी 18वीं लोकसभा में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन 13.6 है। ध्यान रखना, वो जो बिल पास करा गया है वो 2027 या 29 से इम्प्लीमेंट होगा। ठीक, देन अगला क्वेश्चन है कि प्रोटेम स्पीकर के बारे में आपने भी न्यूज में सुना होगा कि प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट हुए थे। याद रखना, इसका नाम भर्तृहरि मथब, ये प्रोटेम स्पीकर है। याद रखना, प्रोटेम जो स्पीकर होता है वो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट होता है अंडर आर्टिकल 95 सब क्लॉज ए के अंदर। याद रखना, इसका काम क्या होता है कि जिस साल भी न्यू इलेक्शंस होते हैं लोकसभा के न्यूली इलेक्टेड, तो उन न्यूली इलेक्टेड एमपी को ओथ दिलवाना और वोट नए स्पीकर को चुनने और डेप्यूटी स्पीकर को चुनने के लिए भी ये प्रोटेम स्पीकर का यूज होता है। ध्यान रखना, ये टेम्परेरी पीरियड के लिए होता है। जैसे ही नए स्पीकर आते हैं तो उनकी सीट ऑटोमेटिक खाली हो जाती है। याद रखना, पेपर में कभी पूछ ले कि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के बारे में किस आर्टिकल में मेंशन है, तो आर्टिकल नंबर 93 के अंदर मेंशन है। इस चीज का ध्यान रखना। इसके बाद अगर हम बात करें कि थोड़ा सा जान लेते हैं कि सर ये जो पार्लियामेंट है पार्ट 5 में है और अगर स्पीकर की अपॉइंटमेंट हो गया तो दोबारा भी री इलेक्शन हो सकता है, री इलेक्ट हो सकता है। जैसे ओम बिरला 17वें लोकसभा के स्पीकर भी थे और 18वें भी ओम बिरला है। याद रखना, इनको जो हटाने का जो प्रोसेस है, ध्यान रखना, यहाँ पे अपॉइंटमेंट यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी के थ्रू करा जाता है इलेक्शन। इसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि जनरली 5 साल के लिए स्पीकर होता है, लेकिन यहाँ पे लिख रखा है स्पीकर डज नॉट वेकेंट हिज सीट अपॉन डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। अगर लोकसभा डिसॉल्व है तो स्पीकर अपनी सीट नहीं छोड़ते, इस चीज का ध्यान रखना। देन थोड़ा सा क्वेश्चन समझो कि आर्टिकल नंबर 110 में जिसमें मनी बिल के बारे में बात करा गया, आपने कई बार पढ़ा होगा मनी बिल इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा। लेकिन याद रखना, मनी बिल को पहले प्रायर परमिशन चाहिए होती है प्रेसिडेंट से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। और मनी कौन सा बिल मनी बिल है नहीं है वो फाइनल डिसीजन कौन लेता है, स्पीकर लेता है। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना। यहीं पे एक पॉइंट याद रखना, मनी बिल जब लोकसभा से पास होता है तो बिल राज्यसभा में जाता है फर्दर डिस्कशन के लिए। लेकिन यहाँ पे पॉइंट समझना, राज्यसभा का कोई एडवाइस देता है तो लोकसभा उस पर बाउंड नहीं है कि उसकी बात मान ही माने, और उसका टाइम पीरियड होता है 14 दिन का। ध्यान रखना। इसके बाद यहाँ पे एक न्यूज में था एंटी डिफेक्शन लॉ। सारी चीजें एक साथ जोड़ लिया करो जब भी आप पढ़ते हो, ताकि आपका स्टैटिक पोर्शन भी रिवाइज हो जाए और आपका करंट अफेयर भी आ जाए। देखो, करंट अफेयर में तो सिर्फ यही था प्रोटेम स्पीकर का, लेकिन मैंने कुछ जो पॉलिटी से रिलेटेड पॉइंट्स है वो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे मेंशन कर दिए। अब एंटी डिफेक्शन लॉ आपको पता होना चाहिए, जिसको हिंदी में बोलते हैं दल बदल कानून, जो कि आर्टिकल नंबर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 में इसको लाया गया था। इसमें क्या होता था, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी भी पार्टी से जीतती थी और दूसरे पार्टी में जाकर मिल जाता था तो उस पर एंटी डिफेक्शन चार्ज लगता है। याद रखना, अगर वो एमपी लोकसभा का है तो लोकसभा डिसाइड करेगा एंटी डिफेक्शन। अगर वो एमपी राज्यसभा का है तो राज्यसभा में कौन बैठता है, चेयरमैन, तो चेयरमैन डिसाइड करेगा। इस चीज का ध्यान रखना। यहाँ पे एक क्लॉज ये भी ध्यान रखना, अगर 2/3 मेंबर छोड़ के चले आते हैं, अगर उनको अपना लीडर पसंद नहीं है, अगर वो 2/3 चले आते हैं छोड़ के, तो उन मेंबर पे कोई एंटी डिफेक्शन चार्ज नहीं लगेगा। ध्यान रखना। फिर है, अगर पेपर में पूछ लिया कि भाई जो स्पीकर है कल को उनको हटना है, रिजाइन देना है, तो किसको देंगे, तो ध्यान रखना अपने नीचे वालों को, डेप्यूटी स्पीकर को देंगे। ठीक, और इनको कभी हटाने का प्रोसेस चलाया जाता है तो इफेक्टिव मेजोरिटी लगाया जाता है। ध्यान रखना, इफेक्टिव मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। अब आगे देखो, यहाँ पे आपका थर्ड पॉइंट देखो, अभी ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया का लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी की बात करी जा रही है, BPP बैनर घाटा बायोलॉजिकल पार्क इन बेंगलोर। बेंगलोर कहाँ पड़ता है, कर्नाटका में। तो ये चीज पूछा जाता है, इंडिया लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी कहाँ पर है, कर्नाटका में भी है। फिर फोर्थ है SCO। SCO की फुल फॉर्म है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अभी हाल ही में याद रखना, इसमें 10th मेंबर जुड़ा था बेलारूस। ठीक है, ध्यान रखना टोटल। और याद रखना ये SCO कब कहाँ कब बना था, तो 1996 से बना था।
जब ये एससीओ बना था, एक चीज ध्यान रखना, इसमें होता क्या है, जो मेंबर कंट्री होते हैं एससीओ के, वो लोग आपस में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, उसके ऊपर वर्कआउट करते हैं। यहाँ पे याद रखना टोटल 5 कंट्री ओरिजिनली थी, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिक, ठीक है, और इसका इंडिया भी मेंबर है, ध्यान रखना। इसके अलावा अभी हाल ही में एक न्यूज़ था कि फर्स्ट सब इंस्पेक्टर अपॉइंट हुआ जो ट्रांसजेंडर है, वो कहाँ पर है, बिहार में। बिहार में कहाँ पर, चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, ध्यान रखना। ये चंपारण वही है जो गांधी जी ने फर्स्ट मूवमेंट अपना करा था 1917 में, चंपारण डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद ये कुछ न्यूज़ में था, जैसे एमएसपी की बात है, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, ध्यान रखना। फिर ICAR शॉर्ट फॉर्म भी पेपर में पूछा था, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, ICMR इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, तो इन सब पर थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें थोड़ा सा FTA, बहुत बार न्यूज में आता है, इसका फुल फॉर्म फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। याद रखना ये क्या करते हैं, एक एजेंसी है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म ग्रुप, जो भी कंट्री टेररिज्म को सपोर्ट करती है या कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है टेररिज्म से, तो उनको इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उनको मदद नहीं करती, क्योंकि वो 2 लिस्ट इशू करती है, एक ग्रे लिस्ट इशू करता है और एक ब्लैक लिस्ट इशू करता है। आपने कई बार पढ़ा हो पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में है, कई बार उसको वार्निंग दी है कि भाई आप अपनी छवि को ठीक करो, अदरवाइज हम आपको ब्लैक लिस्ट कर देंगे। याद रखना ब्लैक लिस्ट में कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसकी मदद नहीं करता। जैसे कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के नाम दे रखे हैं, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब देखो ध्यान रखना कि जैसे IFM है तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए वाशिंगटन DC में। वर्ल्ड बैंक का भी कहाँ है, वाशिंगटन DC में। ADB फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक, कहाँ पर है, फिलीपींस में है। तो ये सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना। हेड क्वार्टर याद होना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, उसके मेन हेड कौन है, ये सब चीज़ें ध्यान रखना, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक लास्ट है, अभी हाल ही में GST की काउंसिल, आपको पता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसकी 53 मीटिंग्स हुई है हाल ही में। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना किस जगह पर हुई है इसकी मीटिंग। और थोड़ा सा GST के बारे में जानो तो 1 जुलाई को 2017 को GST इंडिया में आया था। ये 1 नेशन 1 टैक्स है, ठीक है, ध्यान रखना। और ये सारे इंडायरेक्ट टैक्स को मिला के एक टैक्स कर दिया गया था। याद रखना कई बार पेपर में पूछता है कि इसका एक्ट नंबर बताओ, तो 101 एक्ट नंबर है और इसका बिल नंबर है 122। इस चीज़ का ध्यान रखना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो दोस्तों में जरूर इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।